बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिर्फ एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आपके सामने 5 किलोमीटर चौड़ा एक समंदर की मंजिल हो और पीछे गुर्बत, बेरोज़गारी और मायूसी, जबकि सामने यूरोप के दरवाजे हों और अचानक हज़ारों लोग एक साथ समंदर में कूद पड़े। बच्चे, औरतें, नौजवान, कोई लकड़ी के टुकड़े का सहारा ले रहा हो, कोई टायर पकड़े हुए हो, कोई सिर्फ अपने बाजुओं के सहारे लहरों से लड़ रहा है। कुछ लोग किनारे तक पहुंच गए और कुछ हमेशा के लिए समंदर की तह में उतर गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गैर कानूनी हिजरत थी या फिर एक नया हथियार जो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनने जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक भी गोली चलाए बगैर, एक भी मिसाइल फायर किए बगैर, एक भी जंगी जहाज उड़ाए बगैर अफ्रीका के एक मुल्क ने पूरे यूरोप को हंगामी हालत में डाल दिया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। सिर्फ चंद घंटों में 50 से 60 हजार इंसान, एक समंदर, एक सरहद और पूरा यूरोप लरज उठता है। स्पेन ने अपनी फौज तलब कर ली है, पुलिस सड़कों पर आ गई है, इटली ने अपनी सरहदें स्पेन के साथ बंद कर दी हैं, फ्रांस ने अपनी सरहदें सख्त कर दी हैं और इटली के सियासतदान चीख रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब अचानक कैसे हुआ? क्या वाकई हजारों लोग एक साथ यूरोप पहुंचने का फैसला कर बैठे या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा सियासी खेल खेला गया जिसने यूरोप को ये एहसास दिलाया कि असल ताकत बंदूक नहीं, सरहद होती है। आज की कहानी सिर्फ महाजरीन की नहीं, ये मराकश, स्पेन, अलजायर, मगरबी सहारा और यूरोप के दरमियान ताकत की जंग की कहानी है। और यकीन जानिए, इस कहानी का हर बाप पिछले बाप से ज़्यादा खतरनाक होगा और इन लोगों की कहानियां आपको सुनाऊंगा जो समंदर में तैरते हुए बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में स्पेन तक पहुंचे, मगर आगे उन्होंने क्या देखा। ये कहानी शुरू होती है रात के अंधेरे से। समंदर की लहरें मुसलसल टकरा रही थीं। हजारों नौजवान साहिल पर जमा थे। किसी के पास पासपोर्ट नहीं था, किसी के पास वीज़ा नहीं था, किसी के पास कश्ती नहीं थी। सिर्फ एक ख्वाब था जो उन 60,000 लोगों के दिमागों में बसा हुआ था, यूरोप और वहां जाकर बेहतरीन रोजगार के मौके। फिर अचानक लोग समंदर में कूदने लगे। कोई ट्रक के टायर पर तैर रहा था, कोई बच्चों को कंधे पर उठाए पानी में दाखिल हो गया, कुछ लोग खाली बोतलों को बांधकर तैरने लगे और कुछ सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर 5 किलोमीटर लंबे समंदर में उतर गए। हर लहर के साथ मौत सामने खड़ी थी। कुछ किनारे तक पहुंच गए, कुछ हमेशा के लिए लहरों में बह गए। ये वो मंजर था जिसे देखकर स्पेन की हुकूमत भी हैरान रह गई। यहां ये सवाल पैदा होता है कि ये सरहद इतनी अहम क्यों है? अफ्रीका में मौजूद एक छोटा सा शहर स्यूटा, नक्शे में अफ्रीका मगर परचम स्पेन का, कानून यूरोपीय यूनियन का और दावा मराकश का। यह दुनिया की इन चंद जगहों में से एक है जहां सिर्फ एक बॉर्डर 2 बर्रे आजमों को अलग करता है। यहां से कदम आगे बढ़ाएं तो अफ्रीका खत्म और यूरोप शुरू। इसीलिए हजारों लोग अपनी जान खतरे में डालकर यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इतने सारे लोग एकदम से इकट्ठे होकर किसी खुफिया मंसूबे के तहत आए? क्या मराकश ने दरवाजे जानबूझकर खोले? यही सवाल पूरे यूरोप की कानों में ना सिर्फ गूंज रहा है बल्कि उनकी रातों की नींदें भी हराम किए हुए है। आम दिनों में सरहद पर सख्त निगरानी होती है, सैकड़ों लोग भी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, मगर इस बार 60,000 लोग सिर्फ एक दिन में। और यूरोपीय माहिरीन कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद बगैर सरहदी निगरानी में गैर मामूली तब्दीली के मुमकिन नहीं। क्या मराकश ने दुनिया को ये दिखाया कि अगर वो चाहे तो वो यूरोप पर इंसानी दबाव का सैलाब ला सकता है? लेकिन मराकश को मसला क्या है? इसे ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई?
اصل کہانی الجزائر سے شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا وقت کا پہیہ تھوڑا پیچھے گھماتے ہیں اور اسپین کے وزیر اعظم الجزائر جاتے ہیں 4 سال بعد ایک انتہائی اہم دورہ۔ یہ صرف ایک سفارتی ملاقات نہیں تھی، یہ مراکش کے لیے ایک سیاسی پیغام تھا، کیونکہ الجزائر مراکش کا سب سے بڑا علاقائی حریف ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد حالات اچانک بدلنے لگے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا جواب ہے نہیں؟ یہ واقعہ اس تنازع کی ایک قسط ہے جو 50 سال پہلے مغربی صحارا میں شروع ہوا تھا۔ 1975 میں اسپین نے اپنے نو آبادیاتی نظام کو ختم کرتے ہوئے مغربی صحارا کو چھوڑ دیا، لیکن جاتے جاتے ایک ایسا مسئلہ چھوڑ گیا جو آج بھی شمالی افریقہ کو تقسیم کیے ہوئے ہے۔ مراکش کہتا ہے کہ یہ ہماری سرزمین ہے، جبکہ پولیساریو فرنٹ کہتا ہے یہ آزاد ملک ہونا چاہیے۔ جو وہاں آزادی کی ایک تحریک ہے، الجزائر پولیساریو کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور تب سے ہر سفارتی ملاقات، ہر سرحد، ہر معاہدہ اسی تنازع کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسپین بلیک میل ہو رہا ہے؟ ذرا خود سوچئے، اگر ایک ملک صرف سرحدی نگرانی نرم کر دے اور اگلے چند گھنٹوں میں ہزاروں افراد یورپ پہنچ جائیں تو کیا یہ صرف امیگریشن ہے یا دباؤ؟ اسپین کے لیے یہ صرف ایک مہاجرین کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حملہ ہے۔ یہ ہسپتالوں، اسکولوں، رہائش، سیکیورٹی اور سیاست سب پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ سیوٹا جس کی کل آبادی 83,000 ہے، وہاں 50 سے 60,000 لوگوں کا آ جانا ایک غیر معمولی بات ہے۔ اسی لیے کئی یورپی تجزیہ کار اسے مائیگریشن پریشر یا مائیگریشن ویپن کے طور پہ مثال دے کے قرار دے رہے ہیں۔ اسپین کی کل آبادی 1 کروڑ ہے، لیکن 50 لاکھ لوگ اسپین میں پیدا نہیں ہوئے۔ مراکش میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ مراکش کے اندر جذبات ملے جلے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیوٹا اور میلیلا تاریخی طور پر مراکش کے ہیں، اسی لیے حکومت کو سخت موقف اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ سوال کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ بے روزگاری، مہنگائی اور نوجوانوں کی مایوسی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اگر ہمارے نوجوان ہتھیلی پر جان رکھ کر سمندر میں کودنے پر مجبور ہیں تو کیا یہ صرف خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے؟ چلیں، مراکش اور الجزائر میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ یورپ کیوں خوف زدہ ہے؟ کیونکہ اگر آج 50,000 سے 60,000 لوگ آئے ہیں تو کل 1 لاکھ بھی آ سکتے ہیں، اور یورپ کو اب احساس ہو رہا ہے کہ اس کی جنوبی سرحد اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اسی لیے فرانس نے سرحدی نگرانی سخت کی، اسپین نے فوج تعینات کی، یورپی یونین کے اندر بحث و مباحثے شروع ہوئے اور سرحدوں کا دفاع شروع ہو گیا۔ آنے والی جنگیں شاید ایسی ہی ہوں گی، کبھی تیل، کبھی گیس، کبھی پانی اور اب انسان۔ 21ویں صدی میں طاقت کی تعریف بدل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جنگوں میں پہلا حملہ میزائل نہ ہو، بلکہ ہزاروں انسانوں کا ایک ساتھ سرحد کی طرف بڑھنا ہو۔ اور اگر واقعی ایسا ہے تو سوال صرف اسپین کا نہیں، پورے یورپ کا ہے، کیونکہ جب سرحدیں ہتھیار بن جائیں تو جنگ کا نقشہ ہمیشہ بدل دیتی ہیں۔ اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ جمعرات اور جمعے کے روز تقریباً 60,000 تارکین وطن نے مراکش سے اسپین کے ایک چھوٹے سے علاقے سیوٹا میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہیں اس کوشش کے دوران تقریباً 67 لوگ اپنے جان کی بازی ہار گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تک تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ ابھی بھی 8 سے 10,000 لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں اور واپس مراکش لوٹ چکے تھے جو لوگ ان کو۔ اس کے علاوہ سیوٹا کی جو حکومت ہے وہ سربراہ خوان کروس ویواس کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں کہ جب ٹوٹل
उस इलाके की आबादी 83,000 हो और वहाँ पे 60,000 लोग आ जाएं तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और वापस जाने वाले जो तारकीन वतन हैं उनका ये कहना है कि वो भूख से नढाल हैं, यहाँ रुकने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। 19 साला आदम हम्स ने कहा कि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। इसके इर्द गिर्द मौजूद कम उम्र बच्चे खाने की भीख मांग रहे थे। समंदर के किनारे एक बेंच पर बैठी 33 साला सेनेगाली खातून कहती है कि मैं स्पेन में रह के काम करना चाहती हूँ। स्पेन में खुफिया तौर पर दाखिल होने की कोशिश के दौरान इनके बाएं घुटने पर चोट भी लगी जिस पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि वो रेड क्रॉस का दिया हुआ कंबल ओढ़े हुए थी। उन्होंने बताया कि मैंने आखिरी बार कल कासाब्लांका में रवाना होने से पहले खाना खाया था और दूसरी जानिब कुछ अफराद स्यूटा में ही रहने के लिए पुरअज़म है। अगरचा इनका भी कहना है कि खाने के बगैर मज़ीद एक दिन भी गुजारना मुश्किल होगा। क्या ये कहानी सिर्फ अफ्रीका की है? लोग क्यों समझते हैं कि उनके मुल्क में उनकी ज़िंदगियां बहुत मुश्किल हो चुकी हैं और अगर वो किसी और मुल्क में जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी? क्यों पाकिस्तान में भी एक वक्त में ये नारा लगना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। रुपए की वैल्यू जिस तरह डिवैल्यू हुई, आबादी का जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, स्किल पर्सन्स की भरमार है, शदीद महंगाई है, कम आमदनी है और इस वक्त भारत और पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी आमदनी से बड़ी मुश्किल से एक महीना गुजार पाते हैं। और जब कोई ख़ानदान का एक भी फ़र्द बैरून मुल्क जाता है तो सालों में नहीं महीनों में दिन बदल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सऊदी अरब, दुबई, गल्फ़ में एक टैक्सी ड्राइवर 4,000 दरहम से 4,000 रियाल जो कि 3 लाख पाकिस्तानी बनते हैं वो कमाता है। यूरोप में 3,000 पाउंड या यूरो कमाना कोई बड़ा मसला नहीं है, जो पाकिस्तानी 10 लाख रुपया बनते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में लोग मर खप के ये नौकरी करके 40 से 50,000 रुपया अगर कमा लें तो वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। लोग ये सोच रहे हैं कि दिन कब और कैसे बदलेंगे। उम्मीद की जा सकती है हुकूमत सिस्टम बदलने की कोशिश कर रही है, आज से नहीं पिछले 70 सालों से बदलने की कोशिश कर रही है। उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगियों में नहीं तो हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में ये बदल जाए। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।